हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो बच्चों, अपन ने अपना ब्रीदिंग ऑफ एक्सचेंज वाला जो टॉपिक था वो अपन ने स्टार्ट करा, ठीक है। और उसमें मैंने आपको पहले बोल दिया था कि अपना अब मोटो रहेगा कि जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आ रखे हैं उसी को अब अपन को अच्छे से देखना, अच्छे से समझना और ये देखना, एनालाइज करना कि ज़्यादातर क्वेश्चन किस किस तरीके से आ रखे हैं। इसलिए हमने जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन है अपने किससे रिलेटेड है, अपने जो भी चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक वाइज क्वेश्चन है वो अपन देख रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। मेरी यही कोशिश है कि जितने भी क्वेश्चन है विद एनसीईआरटी, जितने भी अपन ने पिछले लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन करे थे बच्चों, सारे के सारे एनसीईआरटी बेस्ड थे, कुछ भी एक्सटर्नल कुछ भी एडिशनल नहीं था, अगर आपने नोटिस करा हो तो अपना यही मोटो रहता है कि अपन को ये देखना कि ज़्यादातर चीज़ें आ कहाँ से रही, ठीक है। तो चलो, तो 7 पॉइंट अपन ने पिछले लेक्चर में अपन ने एक्सचेंज ऑफ गैसेस तक कंप्लीट कर लिया था। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, ठीक है बच्चों, कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस आखिर होता कहाँ है। कल थोड़ा लंबा हो गया था लेक्चर, इसलिए थोड़ा आप कंप्लीट कर लेते हैं इसको थोड़ा सा, ठीक है बच्चों। देखो, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, मैंने आपको करवा दिए थे ना, इसके सारे क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे। बस मुझे एक चीज़ और बतानी है कि एक्सचेंज ऑफ जो गैसेज होता है बच्चों, वो 2 जगह पर होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस 2 जगह पर कंप्लीट होता है बच्चों, ठीक है। 2 जगह पर आपको एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखने को मिलता है, ठीक है। एक तो देखने को मिलता है बच्चों एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में, ठीक है, यानी ब्लड कैपिलरी जैसा आप बोलना चाहो। और एक देखने को मिलता है बच्चों ब्लड और टिश्यू के बीच में, ठीक है। अगर आपने नोटिस करा हो, अपने पास एक डायग्राम दे रखा है, कुछ ऐसा करके कुछ डायग्राम दे रखा है। ये अपना हार्ट है और ये अपनी टिश्यू है, ये अपना लंग्स है। अगर आपने अब बुक में दे रखा है अपनी एनसीईआरटी का, वही वाला डायग्राम है, मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बता रही, बस मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपसे पूछे कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो होता है वो किस जगह पर होता है, मतलब कहाँ पर आपको देखने को मिलता है गैसों का एक्सचेंज, तो अपन को 2 जगह देखने को मिलता है। एक तो एल्वेलाई और ब्लड के बीच में होता है और एक ब्लड एंड टिश्यू के बीच में होता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर अपने पास है टिश्यू, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर एल्वेलाई थी और यहाँ पे ब्लड था, तो ब्लड और यहाँ पर हो रहा था एक एक्सचेंज, तो और यहाँ टिश्यू और ब्लड के बीच में यहाँ टिश्यू ने डीऑक्सीजन यानी CO2 को ब्लड में पहुँचा दिया और जो ऑक्सीजन लेकर आई ये यहाँ पर इसमें पहुँचा दिया। कुछ इस तरीके का कनेक्शन होता है ना, आपने नोटिस करा होगा, ऐसा कुछ अपने पास डायग्राम था, अगर नोटिस करा हो तो। नोटिस तो क्या मतलब बुक में दे रखा है ना अपने पास, कुछ इस तरह का डायग्राम आपको दे रखा है और इसमें यही आपको वहाँ पर आपको पता चल रहा है। एक तो पार्शियल प्रेशर PO2 एंड PCO2, जो मैंने आपको कल बताया था कि PO2 एल्वोलाई में सबसे ज़्यादा होता है, कंसंट्रेशन पार्शियल प्रेशर सबसे ज़्यादा कितना होता है 104 mmHg, बात करी थी अपन ने, ठीक है। और जो PCO2 होता है, ठीक है, जो PCO2 होता है यहाँ पर वो कितना होता है यहाँ पर एल्वोलाई के अंदर, एल्वोलाई में अपने बच्चों ये सारी एनसीईआरटी है, मैंने आपको कल बता दी थी सारी चीज़ें, आप एक बार इसको नोट कर लेना, ठीक है। तो मुझे आपको ये चीज़ बतानी थी, अगर आपसे आ जाए क्वेश्चन, वैसे तो आ रखा है क्वेश्चन, आपको पता होगी चीज़, फिर मैं आपको बता रही हूँ अगर आपसे पूछ ले है ना एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ हो सकता है, तो बच्चों एक तो होता है एल्वेलाई की मेम्ब्रेन और ब्लड के बीच में होता है, ठीक है, जिससे ऑक्सीजन यहाँ आती है और CO2 यहाँ जाती है, और ब्लड टिश्यू में ऑक्सीजन यहाँ जाती है, CO2 यहाँ जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन को देखने को मिलता है, समझ में आ गया। ये 2 बातें आपको मुझे बतानी थी, और ये बाकी तो आपको ध्यान है, कौन ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, आपको कुछ नहीं करना है बच्चों। मैं फिर बोल रही हूँ, यहाँ पर PCO2 PCO2 देख लेना, बुक में दे रखी है सब। यहाँ डीऑक्सीजनेटेड का भी देख लेना, PO2 और PCO2, फिर बोलोगे क्या था। और इस यहाँ का भी देख लेना ऑक्सीजनेटेड का, PO2 और PCO2 को, ठीक है। ये सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, मेरा काम है आपको बताना कि क्या चीज़ आ सकती है, क्योंकि जब अपन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस पढ़ेंगे तो अपन ये ज़्यादातर क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। चलो बढ़िया, तो ये अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, मैंने आपको करवा दिया था, बस मुझे ये चीज़ बतानी थी। चलिए नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं अपना एक्सचेंज ऑफ गैस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो वो जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का क्या मतलब होता है, यानी अब ब्लड तक पहुँच गया, ठीक है। अब ब्लड जो है, अब मान लो ये अपने पास ब्लड है, ठीक है ना। ब्लड तक ऑक्सीजन गैस, कौन सी गैस पहुंची, एक तो ऑक्सीजन भी पहुंची थी और एक CO2 पहुंची थी, ये तो बात आपको ध्यान है। अरे बच्चों, ट्रांसपोर्ट किसका होगा, देखो ऑक्सीजन तो जाएगी सेल के पास ब्लड के थ्रू, ठीक है, और CO2 कहाँ जाएगी, CO2 जाएगी वापस लंग्स के पास, वापस जाएगी ना, लंग्स के पास जाएगी, तभी तो वो फिल्टर होकर फिर वापस आएगी, मतलब समझ गए ना बात को। मतलब कुल मिला के यहाँ पर ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन और CO2 का क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा बात आपको ये ध्यान रखना है बच्चों कि अगर आपसे पूछे, जैसे मैं आपको बोलूँ, जैसे मैं यहाँ पर एक चीज़ बताती हूँ आपको, है ना, इसको हटा देते हैं, हमें वापस लिखते हैं ना, हाँ। तो यहाँ पर ब्लड जो होता है इन दोनों चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट बच्चों 2 तरीके से होता है, मतलब ब्लड में ही 2 स्टेप यानी 2 मेथड से हो सकता है, ठीक है। पहला मेथड होता है बाय RBC यानी हीमोग्लोबिन। अगर RBC के द्वारा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो वो होता है 97%,
97% ब्लड में आरबीसी ऑक्सीजन का क्या करती है बच्चों, ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है, बाकी का जो 3% बचा वो कौन करता है, डिसॉल्व फॉर्म में, यानी ब्लड के अंदर डिसॉल्व फॉर्म में रहता है इन प्लाज्मा। ठीक है बच्चों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, क्या बोला मैंने बोला कि ऑक्सीजन, सबसे पहले अपन देखते हैं ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट। तो ऑक्सीजन का अभी देखेंगे, समझेंगे इसको ना। ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो यहाँ पर 2 तरीके से हो सकता है ब्लड में। एक तो आरबीसी के थ्रू होगा जो होता है 97%, और 3% होता है डिसॉल्व फॉर्म में प्लाज्मा के रूप में। ठीक है, अब बात करते हैं CO2 की। अब बच्चों अगर CO2 की बात करें तो CO2 के 3 तरीके से CO2 ट्रांसपोर्ट हो सकती है। ठीक है, पहला है बाय आरबीसी, चलो आरबीसी ले लेते हैं। ठीक है, अगर आरबीसी के थ्रू अगर ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, तो वो होता है 20 से 25%, लगभग इतना अपनी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। आपको एनसीईआरटी का ही जो न्यूमेरिकल है उसी पे ध्यान देना है, अपन को नंबर उसमें ही ध्यान रखना है। ठीक है, तो आरबीसी के थ्रू CO2 का ट्रांसपोर्ट 20 से 25% होता है। दूसरा है बाय डिसॉल्व, बाय प्लाज्मा, वही डिसॉल्व फॉर्म, तो ये होता है बच्चों 7%। ठीक है, तो 7% जो CO2 होती है वो प्लाज्मा में डिसॉल्व फॉर्म में होके जाती है, और सबसे मैक्सिमम होता है, और ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपके एनसीईआरटी, 70% जो CO2 होती है वो किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है, वो होती है बाइकार्बोनेट आयन बनके। ये है सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, और इसी पे अपन को सबसे ज़्यादा फोकस करना है। मैं आपको फिर बोल रही हूँ, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस में जितने भी अभी अपन क्वेश्चंस देखेंगे उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं पर पूछा जाएगा। आपसे ही पूछा जाएगा CO2 और O2 का ट्रांसपोर्ट किस किस लेवल में, किस किस जगह पर कैसे कैसे होता है। तो ध्यान रखना है, अगर आपसे O2 का पूछे तो O2 का होता है 2 तरीके से। एक तो आरबीसी के थ्रू होगा, जो अब समझ गए ना, आरबीसी में कौन होगा, HB होगा, ये तो बात आपको ध्यान है, पढ़े लिखो हो तुम तो, है ना। और ऊपर से है ना, तो एक होगा 97% तो होगा आरबीसी के थ्रू, और जो 3% होगा वो होगा अपना डिसॉल्व फॉर्म प्लाज्मा में। अब बात करते हैं CO2 की। तो बच्चों यहाँ से मैं फिर बोल रही हूँ, यहाँ से क्वेश्चन O2 से ज़्यादा CO2 से पूछा जाता है, तो इस पर गौर कर लेना, विथ अपनी एनसीईआरटी की लाइन को अच्छे से देख लेना। एनसीईआरटी की लाइन से ही डायरेक्ट पूछा जाता है क्वेश्चन। अब अगर CO2 की बात करें तो CO2 3 तरीके से होता है। एक तो बाय आरबीसी, कितना होता है 20 से 25%, दूसरा होता है 7% प्लाज्मा में, ठीक है, सबसे कम, और दूसरा है अपने पास 70% सबसे मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट होता है बाइकार्बोनेट आयन बनके। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, क्यों पूछा जाता है, अपन इसको देखेंगे कैसे कैसे होता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज़ को, मैं फिर बोल रही हूँ, एनसीईआरटी में जहाँ डायग्राम दे रखा है सैचुरेशन पॉइंट का, उसके जस्ट पीछे वाला पैराग्राफ जहाँ पर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का टॉपिक दे रखा है, उन दोनों पैराग्राफ को अच्छे से कर लेना। मैं फिर बोल रही हूँ, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं सीधे सीधे एनसीईआरटी, कुछ भी बाहर का नहीं आएगा इस चैप्टर में, कुछ भी बाहर का है ही नहीं, सीधे सीधे एनसीईआरटी की लाइन पूछी जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन अब सबसे पहले देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता कैसे। ठीक है, एक नई स्लाइड ले लेते हैं। देखो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं अपन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ट्रांसपोर्ट यानी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता कैसे। तो आपको पता है कि 2 तरीके से थे, एक तो बाय आरबीसी, एक आरबीसी के थ्रू था, कितने प्रतिशत था 97%। ठीक है, यानी हीमोग्लोबिन, वही बात एक ही है। और दूसरा कौन सा था, डिसॉल्व फॉर्म, बाय प्लाज्मा या डिसॉल्व फॉर्म में। ठीक है, और ये कितने प्रतिशत था, आपको परसेंटेज भी ध्यान रखनी है। परसेंटेज वो ही ध्यान रखना है जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आप अपनी मर्जी से ऊपर नीचे मत कर देना कि यहाँ पर 96.9 कर दो। ठीक है, नहीं, बिल्कुल एग्जैक्टली लिखनी है जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक है, चलो अब अपन देखते हैं कि आरबीसी के थ्रू बनता कैसे। बच्चों एक बात मैं आपको बता दूं, हीमोग्लोबिन, अब पहले सबसे पहले आरबीसी पढ़ने से पहले आपको पता है अपन क्या पढ़ेंगे, हीमोग्लोबिन पढ़ेंगे, HB यानी हीमोग्लोबिन पढ़ना है। 2-3 बातें बता देती हूँ, है ना। हीमोग्लोबिन बच्चों Fe कंटेनिंग रेड रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। क्या बोला मैंने बोला हीमोग्लोबिन में हीम ग्रुप प्रेजेंट होता है, हीम ग्रुप। ठीक है, 1 मिनट रुको, क्या हो गया, 1 मिनट में वापस लिखती हूँ ना। हीमोग्लोबिन में बच्चों हीम ग्रुप प्रेजेंट होता है। हीम ग्रुप ऐसा ग्रुप होता है जिसमें फेरस Fe यानी आयरन प्रेजेंट होता है, और आयरन यहाँ पर आपको बच्चों यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि Fe के 2 वैलेंसीज होती है। एक तो होती है Fe+2 में जिसको अपन फेरस बोलते हैं, और एक होती है Fe+3 में जिसको अपन फेरिक बोलते हैं। मज़ेदार बात यह है कि हीमोग्लोबिन में Fe+2 की फॉर्म में होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ध्यान रखना है कि हीमोग्लोबिन में हीम ग्रुप होता है, हीम ग्रुप में आयरन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, और यहाँ जो आयरन होता है वो +2 के रूप में होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात ध्यान रखनी है। दूसरी बात कि मैम फिर Fe3+ कहाँ होता है, तो आपको मैं बता दूँ, अगर आपने नाम सुना हो मायोग्लोबिन,
मायोग्लोबिन एक और रेड रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जो सिर्फ और सिर्फ अपनी मसल्स में पाया जाता है। बच्चों मायो शब्द किसके रिलेटेड रखता है? मसल्स के लिए। तो मसल्स में जो मायोग्लोबिन होता है उसमें भी Fe कंटेनिंग पिगमेंट होता है, लेकिन फर्क बस इतना है, यहाँ Fe+3 के रूप में होता है। तो ध्यान रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन चुका है कितनी बार, बहुत बार बन चुका है यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। तो पहली बात तो हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन एक हीम ग्रुप या Fe कंटेनिंग रेड रेस्पिरेटरी पिगमेंट। अब आपको ये समझ में आ गया, इसमें Fe होता है, Fe+2 में होता है कंटेनिंग रेड। अब ये रेड क्यों हुआ? इस हीम ग्रुप की वजह से ही, हीम ग्रुप की वजह से ही, Fe की वजह से ही ये लाल कलर का होता है। अब बात आती है इसको रेस्पिरेटरी क्यों बोला? अरे तुम बुद्धि लगाओ ना, रेस्पिरेटरी क्यों बोला? क्योंकि रेस्पिरेशन में जब अपन ऑक्सीजन एल्वोलाई से ब्लड में बेचते हैं तो वो ऑक्सीजन कहाँ जाती है? वो ऑक्सीजन, ये एल्वोलाई थी, ठीक है, और ये ब्लड था, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन आई थी, तो ये ऑक्सीजन ब्लड में गई कहाँ थी? तो ब्लड में किस में जाएगी? आरबीसी के अंदर जाएगी। तो ये रेस्पिरेशन के थ्रू अपनी ब्लड में जाती है और ब्लड फिर उसको ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये इससे रिलेटेड, और पिगमेंट तो समझ में आ गया क्योंकि लाल कलर का है। तो ये लाइन आपको ध्यान रखनी है, ये आपकी NCERT की लाइन है जो आपको ध्यान रखनी है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। ग्लोबिन यहाँ पर प्रोटीन है, मैं फिर बोल रही हूँ, यहाँ पर हीमोग्लोबिन दोनों अलग अलग हैं। हीम ग्रुप है, ग्लोबिन प्रोटीन है। इस प्रोटीन के साथ कोई आयरन जुड़ा हुआ नहीं है, ये एक ग्लोबिन प्रोटीन है। समझ में आ गया? ये क्या है? ग्लोबिन प्रोटीन है। तो इस ग्लोबिन प्रोटीन के साथ एक आयरन कंटेनिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है जो इसको लाल कलर देगा, बस इतना ध्यान रखो अभी, ठीक है। बाकी अपना सब सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। तो अब इतना ध्यान रखो कि हीमोग्लोबिन एक आयरन कंटेनिंग रेड रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जो ऑक्सीजन को बाइंड करके ट्रांसपोर्ट कराने में मदद करता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये सारी एनसीईआरटी की लाइन थी जिसमें मैंने आपको F+2 +3 वाले पे ज़्यादा गौर कर लेना, थोड़ा सा लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। खैर अब देखो, अब क्या होता है कि अपन जब ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन पढ़ रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में सबसे पहला अपन पढ़ेंगे, देखो डिसॉल्व फॉर्म पढ़ने का कोई मतलब है नहीं। डिसॉल्व फॉर्म में बस इतना है कि प्लाज्मा में ऑक्सीजन डिसॉल्व फॉर्म में और वो चली जाएगी, तो इसका अपना कोई इतना है नहीं। अपन को पढ़ना है कि आरबीसी के अंदर वो कैसे बनता है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। समझ में आ गया? जैसे मान लो ये एक मैंने हीमोग्लोबिन बनाई, ये मान लो ये हीमोग्लोबिन है फॉर एग्जाम्पल, तो एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ। समझ गए बात को? तो क्या बोला मैंने कि एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करेगा, यानी एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को अपनी जगह पर पहुंचाएगा, ठिकाने पहुंचाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कहाँ पहुंचाता है? ट्रांसपोर्ट करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। अब जब कभी, अब मान लो आपको पता है कि, देखो मैं आपको एक चीज और बताती हूँ कि हीमोग्लोबिन के साथ जब ये जुड़ता है तो उसको अपन बोलते हैं एसोसिएशन। क्या बोलते हैं? जब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसको क्या बोलते हैं अपन? एसोसिएशन। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? इसको अपन बोलते हैं एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? जुड़ना ही होता है, ठीक है। दूसरा, जब HBO फिर इसको तोड़ेगा, फिर इसको अलग अलग तोड़ेगा, तो बच्चों इसको बोलते हैं अपन डिसोसिएशन। क्या बोलते हैं इसको अपन? डिसोसिएशन। डिसोसिएशन का मतलब टूटना, एसोसिएशन मतलब जुड़ना। अब काम की बात ये नहीं, काम की बात ये है कि जुड़ते कहाँ है और टूटते कहाँ है, यही आता है क्वेश्चन। अब अपन को ये तो पता है कि हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा तो उसे एसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन बोलेंगे, और हीमोग्लोबिन के साथ जब ऑक्सीजन बाहर निकलेगी तो उसको अपन क्या बोलेंगे? डिसोसिएशन बोलेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन ये नहीं आता, क्वेश्चन आता है कि एसोसिएशन होता कहाँ है और डिसोसिएशन कहाँ होता है। तो बच्चों एक बात अगर आपके दिमाग में आ रही हो तो एक बात बताओ, देखो यहाँ पर ये अपने पास ये एल्वोलाई है, फर्स्ट ऑफ ऑल वहीं से आई ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन यहाँ थी और यहाँ पर अपने पास ये ब्लड था। ये कुछ इसी तरीके का डायग्राम था, अच्छा सा है ना, ठीक है लग रहा है। हाँ, यहाँ पर अपने पास है आरबीसी, ये क्या है अपने पास? आरबीसी। आरबीसी में क्या होगा? हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब ऑक्सीजन को अगर ब्लड में जाना है तो पहले हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करना पड़ेगा, तो एसोसिएशन कहाँ होता है? एल्वोलाई में। एल्वोलाई से जब ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है ऑक्सीजन तब होता है एसोसिएशन। समझ में आ गया? मैंने याद है अभी आपको एक टॉपिक बताया था, ये स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको एक टॉपिक बताया था एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस मैंने आपको 2 चीज़ें बताई थी, 2 जगह पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, पहला एल्वोलाई से ब्लड में और एक ब्लड से टिश्यू में। तो यहाँ पर अगर ऑक्सीजन को टिश्यू तक जाना है तो पहले हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करना पड़ेगा, और हीमोग्लोबिन के साथ अगर यहाँ पर बाइंड कर गया तो यहाँ पर होता है एसोसिएशन। तो ऑक्सीजन का एसोसिएशन कहाँ होता है? एल्वोलाई और ब्लड के बीच में, ठीक है। और हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन कहाँ होगा? ऑक्सीजन के साथ ब्लड एंड टिश्यू के बीच में। अरे ऑब्वियसली बात है कि अगर हीमोग्लोबिन का एक ठिकाना है वो अब इसको कहाँ तक लेकर जाएगी? टिश्यू तक।
तो टिश्यू तक पहुंचाने के बाद हीमोग्लोबिन को अलग होना पड़ेगा, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ HBO आया था, अब HBO यहाँ पर HB और O में टूट जाएगा, तो ब्लड और टिश्यू के बीच में हुआ यहाँ पर डिसोसिएशन, ये आता है क्वेश्चन। तो ब्लड से टिश्यू के बीच में होता है बच्चों डिसोसिएशन, किसका, हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। अब आपको ये तो ध्यान है एसोसिएशन क्या होता है, डिसोसिएशन क्या होता है, ये नहीं पूछा जाता, पूछा ये जाता है एसोसिएशन होता कहाँ है और डिसोसिएशन कहाँ होता है, ठीक है। तो ब्लड से जुड़ के वो टिश्यू तक जाएगा तो टिश्यू में होगा अलग, एल्वुलाई से जुड़ के आएगा तो वो होगा वहाँ पर एसोसिएशन, क्लियर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी। अब आप नेक्स्ट देखते हैं, देखो तो अपन ने देखा कि अगर हीमोग्लोबिन, अगर मान लीजिए कि अपने पास फर्स्ट हो रहा है एसोसिएशन, क्या हो रहा है, फर्स्ट एसोसिएशन, फर्स्ट हो रहा है अपने पास एसोसिएशन, ठीक है। अगर एसोसिएशन हो रहा है तो एसोसिएशन में क्या होगा, HBO के साथ जुड़ेगा और अपने पास एक कंपाउंड बनेगा HBO, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग थे, यहाँ पर जुड़ गए, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि इसको क्या कहते हैं, ठीक है, ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। तो बच्चों इसको बोलते हैं अपन ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन कंपाउंड कहाँ बनता है। अगर पहला क्वेश्चन एसोसिएशन का पूछे तब भी आपको एल्वुलाई से ब्लड बताना है, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का पूछ ले तब भी आपको यही बताना है, ठीक है। तो जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है तो एक टेम्पररी, सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, टेम्पररी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, टेम्पररी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है जिसका नाम है अपने पास ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब टेम्पररी क्यों बोला, अरे तुम तो और बुद्धि लगा लो, टेम्पररी होगा ऑब्वियसली बात है क्योंकि इसको वापस टूटना है, जो चीज़ वापस टूटना चाहती है तो वो टेम्पररी होगा, परमानेंट तो होगा नहीं बच्चों। अगर परमानेंट बन गया तो ये तो टूटने से ना फिर टिश्यू को क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला। तो हमेशा ध्यान रखना इस बात का कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है तो टेम्पररी कॉम्प्लेक्स बनाता है और जिसका नाम है अपने पास ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन टिश्यू पे जाएगा, फिर ये टूटेगा वापस और वापस से हीम प्लस O बना देगा और ये O चली जाएगी टिश्यू के पास, तो हो गया डिसोसिएशन, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया अपने पास डिसोसिएशन, डिसोसिएशन हो गया, ठीक है। ये बात आपको तो हो गया, समझ में आ गया आपको। तो ये बात ध्यान रखनी है कि एक हीमोग्लोबिन, मैं वापस बता देती हूँ, एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, ठीक है। दूसरा जुड़ता कहाँ है, टूटता कहाँ है, कॉम्प्लेक्स क्या बनता है, याद रखना टेम्पररी कॉम्प्लेक्स बनता है, ध्यान रखेंगे इस बात को, ये लाइन को नोट करना, टेम्पररी कॉम्प्लेक्स बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, परमानेंट नहीं होता है, ठीक है। परमानेंट हो जाएगा तो टूटेगा ही नहीं वापस, ठीक है, क्लियर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। प्लाज्मा वाला अपन को ध्यान नहीं रखना क्योंकि अपने है भी नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ठीक है, CO2 वाला, CO2 वाला पूछ लेते हैं। अच्छा एक चीज और बता दूं मैं आपको, एक और इम्पोर्टेंट चीज है, ठीक है, कि बाइंडिंग ऑफ, इसी का है नोट करके है बच्चों, यही आता है क्वेश्चन है ना, बाइंडिंग ऑफ O2 डिपेंड्स, कि O2 का डिपेंड्स, O2 का बाइंड करना हीमोग्लोबिन के साथ किस किस पे डिपेंड करता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, फर्स्ट 4 चीज़ों पे डिपेंड करता है, किस किस पे, फर्स्ट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यानी PO2, ठीक है। दूसरा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 यानी PCO2, ठीक है। तीसरा है अपने पास हाइड्रोजन आयंस और चौथा है टेम्परेचर। तो इन चारों चीज़ों की वजह से बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन, यानी अगर चारों चीज़ें किसके फेवर में रही, ऑक्सीजन की बाइंडिंग में रही, तभी जाके ऑक्सीजन का बाइंडेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। समझ में आ गया, ठीक है। ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है फिर बोलोगे क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना है बच्चों। तो फर्स्ट अब मैं बता देती हूँ आपको कि एसोसिएशन कैसे होता है, किस किस पे कैसे यहाँ पर होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों मैंने आपको बता दिया था, अगर मुझे एल्वुलाई से ब्लड में हीमोग्लोबिन को एसोसिएट कराना है, एसोसिएट का मतलब जोड़ना है, यहाँ पर HBO बनाना है, हीमोग्लोबिन बनाना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एल्वुलाई में PO2 यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होना चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू PCO2। ये फर्स्ट तो आ गया पहला कंडीशन। पहला क्या बोले मैंने, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 पर डिपेंड करेगा। तो देख लो, अरे भाई जब यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो गई तो तुम बाइंड क्या करवाओगे, सोच के देखो, याद ऐसे ही याद हो जाएगा। जब ऑक्सीजन ही कम होगा तो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ेगा क्या, ठीक है। तो ऑक्सीजन का प्रेशर यहाँ ज़्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू CO2, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू CO2, फर्स्ट ये हो गया। और CO2 वाला भी यही आएगा। दूसरा है बच्चों, यहाँ पर लो क्या होना चाहिए, PCO2 होना चाहिए, बात वही है, मैंने लो कर दिया इसको, वही एक ही उसी लाइन में आ गया, ठीक है। दूसरा
ये अगर लो है तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन भी कैसी होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, यानी कम होनी चाहिए, ठीक है। और चौथा, टेम्परेचर भी कैसा होना चाहिए अपने पास, कम होना चाहिए। तो फर्स्ट पहला, अगर आपसे पूछे कि ऑक्सीजन की एसोसिएशन करने के लिए किस किस पे मतलब कौन कौन से फैक्टर है जो एसोसिएशन करवाते हैं, तो पहला, एल्वोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होना चाहिए। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होगा तो एज कम्पेयर टू CO2 को पार्शियल प्रेशर ऑब्वियसली कमी हो जाएगा, तो दूसरी लाइन इसी में आ गई। अब मैं आपको बता दूं कि PCO2 का जितना भी अपन मेजर करते हैं वो हाइड्रोजन आयन और टेम्परेचर से रिलेटेड ही होता है। तो तुम ये याद रख लो, अगर ये लो है तो हाइड्रोजन और टेम्परेचर को भी लो कर दो, समझ में आ गया। एक याद रख लो तो फिर डिसोसिएशन का उल्टा कर देना, ठीक है। मैं फिर बोल रही हूँ, दोनों याद रखोगे तो हमेशा कंफ्यूजन रहोगे। एसोसिएशन का याद रखो, डिसोसिएशन का उल्टा कर दो। अब डिसोसिएशन में क्या करोगे, उल्टा कर दो बिल्कुल। PO2 कम होना चाहिए टिश्यू में, समझ गए ना बात को। अरे भाई किसका बता रहे हैं ये ब्लड का, ब्लड में क्या क्या होना चाहिए, टेम्परेचर कम होना चाहिए, हाइड्रोजन आयन कम होने चाहिए, PCO2 कम होना चाहिए और ये एल्वोलाई PO2 ज़्यादा होना चाहिए, समझ गए बात को। डिसोसिएशन में क्या होगा, डिसोसिएशन के अंदर इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। हाँ, डिसोसिएशन में क्या होगा, लगा लो। डिसोसिएशन कहाँ होता है, ब्लड और टिश्यू के बीच में। अरे होता ही नहीं होता है, हाँ ब्लड और टिश्यू के बीच में होता है। तो अब इसमें अब लगा लो, तो डिसोसिएशन होगा तो इसका मतलब टिश्यू में PCO2 कम होना चाहिए। अरे भाई जब कम होगा, प्रेशर कम होगा तभी तो वो टूट के वहाँ आएगी, तो PO2 कम होनी चाहिए, तो PCO2 ज़्यादा होगा। सेम, अगर PCO2 ज़्यादा है तो हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा और टेम्परेचर भी ज़्यादा। तो ये 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है, समझ में आ गई, ठीक है। मैं फिर बोल रही हूँ आपको, तो ये यहाँ पर होता है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन, है ना, टूट जाते हैं और यहाँ पर HBO बनता है। तो HBO बनने के लिए ये 4 कंडीशन चाहिए और हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से टूटने के लिए ये 4 कंडीशन चाहिए। एक याद रखो, दूसरे का अपने आप उल्टा कर देना, तो और बुद्धि मत उल्टी कर देना, समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ बता देती हूँ मैं आपको, प्लाज्मा से रिलेटेड है बच्चों। सॉल्युबिलिटी जो होती है, सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है, घुलने की क्षमता। सॉल्युबिलिटी जो होती है वो CO2 की ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। यहाँ मैं नोट करके एक बात लिख रही हूँ, सॉल्युबिलिटी, ये आपकी बुक की, सब बुक की लाइन है बच्चों, मैं बस एक साथ उठा के यहाँ पे लिया ही मैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन प्लाज्मा मोर देन O2 इन प्लाज्मा, ये आपकी NCERT की लाइन है बच्चों। ध्यान रखनी है आपको कि CO2 की घुलने की क्षमता ऑक्सीजन से घुलने की क्षमता से ज़्यादा होती है। ध्यान रखें, पॉइंट नोटेड। एफिशिएंसी नहीं बोली है मैंने, एफिशिएंसी का मतलब होता है जुड़ने की क्षमता, मैंने सिर्फ बोला है घुलने की क्षमता। एफिशिएंसी तो O2 की ज़्यादा होती है CO2 से। किसके साथ जुड़ने की क्षमता, हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने की क्षमता। बच्चों देखो मैंने क्या बोला भाई, सोल्यूबल फॉर्म में भी तो भाई ऑक्सीजन और CO2 ट्रांसपोर्ट होते हैं। ऑक्सीजन होता है 3%, तो देखो 3% ही हुआ, इसका मतलब उसकी सोल्युबिलिटी कम है। और वो कितने प्रतिशत जा रहा है, 7% सोल्यूबल फॉर्म में, तो इसका मतलब वो ज़्यादा है, ठीक है। तो सोल्युबिलिटी जो है ऑक्सीजन CO2 की वो किससे ज़्यादा है, ऑक्सीजन से, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है ना। लेकिन एफिशिएंसी का मतलब होता है जुड़ने की क्षमता, किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ। तो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने की क्षमता ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू CO2। तो ये दोनों में ध्यान रखनी है आपको बात, समझ में आ गया। सोल्युबिलिटी किसकी ज़्यादा, CO2 की। एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा, O2 की। किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ, ठीक है। चलो तो ये बात अपना ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अपने पास ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अपन। हाँ तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस मैंने आपको बेसिक बता दिया। चलो अब अपन देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, ठीक है। सेकंड है अपने पास ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, ठीक है बच्चों। हाँ अब देखो ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 बच्चों 3 तरीके से हो रहा था। फर्स्ट बाय आरबीसी के द्वारा, जब हीमोग्लोबिन से बाइंड हो रहा था कितना हो रहा था, 20 से 25%, एनसीईआरटी की लाइन है। दूसरा बाय डिजोल्व फॉर्म, बाय प्लाज्मा, अभी बताया मैंने आपको, प्लाज्मा का आपको मैंने बता दिया कितना होता है 7%। और तीसरा बाय हाइड्रोकार्बोनेट SU3-, ठीक है, बाई कार्बोनेट आयन, कितना होता है 70%, ठीक है। तो
तो सबसे पहले देख लेते हैं बाय आरबीसी। तो देख लेते हैं बच्चों, जब Cu2 किसके साथ बाइंड करता है, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है, तो बच्चों क्या बनता है HbCO2। ये तो लिखने के लिए ऐसे बता रही हूँ, तो इसका नाम है बच्चों कार्ब अमीन, एक मिनट में वापस इसको लिख, तो बनता है अपने पास कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, Hb को लिख दिया मैंने हीमोग्लोबिन। बच्चों ये भी एक टेम्पररी कॉम्प्लेक्स है, बता दिया मैंने आपको पहले ही, ठीक है। ये भी एक तरीके का टेम्पररी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है बच्चों, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये भी क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होके कहाँ चला जाएगा, ब्लड के थ्रू, कहाँ जाएगा अपने ब्लड से लंग्स के तक। ये पहुंच गए ना, समझ में आ गया ना कैसे कैसे जाएगा, ध्यान रखना इस बात को। कार्बन हीमोग्लोबिन बनता है, ये भी टेम्पररी कॉम्प्लेक्स है। इसकी जुड़ने की एफिशिएंसी हीमोग्लोबिन के साथ कम होती है एज कम्पेयर टू O2। O2 की जुड़ने की क्षमता ज़्यादा होती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। एक बात ध्यान रखेंगे बच्चों, है ना, मैं आपको एक बात बता देती हूँ, 100 ml, है ना, 100 ml ब्लड में, है ना, टिश्यूज़ के पास 5 ml ऑक्सीजन पहुँचती है, और 100 ml ब्लड में 4 ml CO2 ट्रांसपोर्ट होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है एनसीईआरटी की लाइन, ठीक है। चलिए सेकंड देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, बाय SCO3- कैसे बनता है, ठीक है। तो मैं आप एक रिएक्शन लिख रही हूँ, ये कहाँ होता है बच्चों, ये प्रोसेस होती है इन, ऐसा कैसे, मैं रिएक्शन लिख देती हूँ। CO2 जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है बच्चों, ये ध्यान रखेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो अपने पास बनता है H2CO3, ठीक है, बाइकार्बोनेट बनता है ना। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पर वापस से ये टूटेगा, तो यहाँ पर SCO3- प्लस H+ बनेगा, ठीक है। अब बात यह है कि ये रिएक्शन करवाने के लिए मुझे एक एंजाइम की आवश्यकता होती है, बिना उस एंजाइम के मैं कुछ नहीं कर सकती, और उस एंजाइम का नाम है सबसे इंपॉर्टेंट कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कार्बोनिक एनहाइड्रेस बच्चों, काम की बात यह है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस का सिंथेसिस कहाँ होता है, आरबीसी में होता है। तो ये पूरी प्रोसेस कहाँ हो रही है, आरबीसी में हो रही है, ये है काम की बात। ये पूरी प्रोसेस कहाँ होती है बच्चों, ये आरबीसी है, इस आरबीसी में यहाँ से CO2 आएगा, यहाँ से वाटर आएगा, है ना, और यहाँ पर क्या बनेगा अपने पास, कार्बोनिक एनहाइड्रेस आरबीसी सिंथेसिस करेगी तो H2CO3 बनेगा, और H2CO3 वापस से डिसोसिएट होके हाइड्रोजन आयन तो बाहर और SCO3- भी बाहर, ठीक है। कुछ ऐसा कुछ अपन को देखने को मिलता है, ठीक है। अब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कार्बनिक एनहाइड्रेस जो एंजाइम होता है वो कहाँ बनता है, आरबीसी के अंदर सिंथेसिस होता है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पर क्या होता है बच्चों, H+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ने से प्लाज्मा की जो होती है, एक मिनट, है ना, प्लाज्मा की जो कंसंट्रेशन हो जाती है वो कैसे हो जाती है, एसिड। देखो मैं आपको बताती हूँ, ये मान लो ये अपने पास कुछ इस तरीके की आरबीसी है, समझ जाना तुम, है ना, ये अपने पास है आरबीसी, ठीक है। आरबीसी में यहाँ से आ रहा है CO2, यहाँ से आ रहा है पानी, ठीक है, दोनों के बीच में क्या हुआ, बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ विद द हेल्प ऑफ कार्बनिक एनहाइड्रेस। कार्बनिक एनहाइड्रेस तो क्या बना मेरे पास, H2CO3 बना पहले तो, ठीक है। अब H2CO3 किस किस में टूटा, H+ में टूटा और HCO3- में टूटा। SCO3- तो चला जाएगा आरबीसी से प्लाज्मा में, ठीक है, किस में चला गया, प्लाज्मा में चला गया, ठीक है। तो ये SCO3- यहाँ गया, अब ये तो निकल लिया, ये तो हो गया ट्रांसपोर्ट, लेकिन पीछे दिक्कत छोड़ गया, क्यों, क्योंकि बच्चों आरबीसी में H+ की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई। इसका मतलब H+ की अगर इंक्रीज हो गई कंसंट्रेशन तो यहाँ पर मीडियम कैसा हो गया, एसिडिक हो गया ना। अरे देखो ना कितनी दिक्कत हो गई यहाँ पर। तो आरबीसी का न्यूट्रल होना चाहिए, देखो, अरे भाई समझ गए ना, ऑस्मो रेगुलेशन होता है ना, वही सारी रामायण आती है यहाँ पर। तो बच्चों क्या होता है, प्लाज्मा के अंदर होते हैं क्लोराइड्स आयन, प्लाज्मा में क्या होते हैं, क्लोराइड आयन होते हैं। तो ये पॉजिटिव की कंसंट्रेशन आरबीसी में ज़्यादा बढ़ गई, तो अगर पॉजिटिव की कंसंट्रेशन आरबीसी में ज़्यादा बढ़ गई और क्लोराइड होते हैं माइनस, तो ये प्लाज्मा से कहाँ चले जाएंगे, आरबीसी में, तो वो क्या कर देंगे, उसको न्यूट्रल कर देंगे। HCl नहीं बनेगा, तुम दिमाग लगा रहे होंगे H+Cl मैंने, नहीं, HCl नहीं बनता, दोनों अलग अलग रहते हैं, लेकिन हाँ भाई आरबीसी की कंसंट्रेशन मेंटेन हो जाती है। तो इसको बोलते हैं बच्चों अपन क्लोराइड शिफ्ट। क्या बोलते हैं इसको, क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं। अब बच्चों मजेदार बात यह है कि जब क्लोरीन प्लाज्मा से, मैं लिख देती हूँ इसको, जब क्लोरीन प्लाज्मा से आरबीसी में जाते हैं तो बच्चों उसको बोलते हैं अपन पॉजिटिव क्लोराइड शिफ्ट, पॉजिटिव क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं।
लेकिन बच्चों आपको पता है कि ये प्रोसेस रिवर्सिबल है, तो वापस रिवर्स होगी, पता है ना, ये वापस रिवर्स होगी। तो बच्चों क्लोराइड कभी ना कभी तो वापस कहाँ आएगा, प्लाज्मा में आएगा ना। तो जब क्लोरीन वापस आरबीसी से प्लाज्मा में आता है, वापस प्लाज्मा में आता है, तो बच्चों उसको बोलते हैं नेगेटिव क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं। समझ में आ गया, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो क्वेश्चन आता है क्लोराइड शिफ्ट क्यों होता है, क्या रीजन है, क्यों करा जाता है? ऑस्मोटिक रेगुलेशन को मेंटेन रखने के लिए, बिकॉज H+ की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। अब वापस क्या होता है बच्चों, ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाता है, फिर ना ये वापस से ऐसे रेगुलेट हो जाता है और क्लोराइड यहाँ पे चला जाता है। समझ गए ना बात को, मतलब ये अपने आप को मेंटेन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास क्लोराइड शिफ्ट था, जो अपन को तब देखने को मिलता है जब अपने पास बाइकार्बोनेट आयन बनता है। बिना इसके आपको क्लोराइड शिफ्ट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और क्यों हुआ ये भी मैंने आपको बता दिया। क्लियर हो गई बात, बेजमाई नहीं है तुम्हारे, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, बच्चों क्वेश्चन पूछा जाता है फिर बोलोगे क्या होता है। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन, बस इसको समझा देती हूँ मैं आपको कि ऑक्सीजन का बाइंड करना किस किस पे डिपेंड करता है। जैसे आपने ऑक्सीजन का बाइंडिंग देखा, ऑक्सीजन की बाइंडिंग 4 चीज़ों पे डिपेंड कर रही थी, किस किस पे, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोनियम आयन और टेम्परेचर। वैसे ही CO2 का बाइंडिंग होना किस किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला, एक तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 और दूसरा पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। हाइड्रोनियम आयन और टेम्परेचर पे कोई मेंटेन नहीं करता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इसका क्या कारण है बच्चों, इसका कारण देखो, अगर देखा जाए तो PCO2 डायरेक्ट रिलेटेबल रखता है हाइड्रोजन टेम्परेचर पे, ठीक है, लेकिन PO2 जो है वो डिपेंड कर रहा था हाइड्रोजन उस पर भी, क्योंकि PO2 बढ़ रहा था तो हाइड्रोजन और अपना टेम्परेचर कम हो रहा था, ठीक है। खैर समझ में आ गया। तो ध्यान रखेंगे सिर्फ हाइड्रोजन की CO2 की बाइंडिंग होना 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है, सिर्फ पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 और पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, बस, इसके अलावा किसी पे डिपेंड नहीं करती है। ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि टिश्यू के अंदर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर PO2 कम होना चाहिए और PCO2 ज़्यादा होना चाहिए। तो पता है ना, मतलब ये उल्टा हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। और एल्वोलाई की अगर मैं बात करूँ तो एल्वियोलाई के अंदर तो आपको पता ही है PO2 ज़्यादा होता है, जब भी तो ऑक्सीजन बाइंड करता है ना, और CO2 कम होता है। ये उल्टा कर दिया और कुछ नहीं करा, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था अपने पास, ठीक है, ये था अपने पास एसोसिएशन डिसोसिएशन ऑफ O2 एंड CO2, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये अपने पास ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस के अंदर मैंने आपको ऑक्सीजन और CO2 को बताया किस तरीके से डिपेंड करता है। अब मैं एक बार आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो अब मैंने आपको टॉपिक बता दिया ट्रांसपोर्ट गैस कैसे होता है, किस किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। क्वेश्चंस में देखेंगे कैसे कैसे डिपेंड करके कैसे कैसे जाता है, ठीक है। चलो आगे वाले लेक्चर में अपन देखेंगे कि क्वेश्चंस किस किस तरीके के आ रखे। मैंने आपको टॉपिक समझा दिया, इस टॉपिक को ध्यान रखना है NCERT विद, ठीक है बच्चों। तो चलो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस, जो अपन ने टॉपिक का करा उसके अपन क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं। देखेंगे अपन क्वेश्चन किस हिसाब से आए हैं, ठीक है। चलिए, मैंने आपको अभी बताया था ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कैसे होता है, ये चीज़ मैंने आपको समझाई। अब अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। अब बच्चों अब ज़्यादातर फोकस अपन किस पे करेंगे, क्वेश्चंस पे ही करेंगे, ये बात मैंने आपको बोलूँगी, ठीक है ना। चलो क्या देखा है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस। अब सबसे पहले नोट करेंगे यहाँ पर, आपको यहाँ दे रखा है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस से लेकर आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे कि आपसे पूछ के रखा है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस से ऑक्सीजन से रिलेटेड आपसे पूछ रखा है, ठीक है, कि रॉन्ग स्टेटमेंट बताना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं क्या दे रखा, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इज मेनली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। अब यहाँ पर दे रखा बाइंडिंग ऑफ O2, याद है मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी कि बाइंडिंग, मैं लिख देती हूँ ना, बाइंडिंग ऑफ O2 डिपेंड्स, एक बात लिखी थी मैंने बताया था, डिपेंड्स ऑन 4 चीजों पे डिपेंड कर रही थी, किस किस पे, एक तो था पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, एक तो था टेम्परेचर और चौथा था हाइड्रोजन आयन। ये चारों चीज़ों पे बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन डिपेंड करती थी, बात करी थी ना मैंने देखा था। चलो तो सबसे पहले क्या लिख रखा है, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इज मेनली रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। क्या दे रखा है अपन को कि ऑक्सीजन का बाइंड होना हीमोग्लोबिन के साथ, किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ, ठीक है, जो आपके किससे रिलेटेड रखता है, आपके बोल रखा हीमोग्लोबिन से रिलेट करना, तो वो किस पे डिपेंड करता है, रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर। ये सही है बिल्कुल, आपसे रॉन्ग पूछा है यहाँ पर, है ना, पॉइंट नोट बच्चों, यहाँ पर आपसे रॉन्ग पूछा आप ये, लेकिन ये तो बिल्कुल यहाँ पर सही है,
ठीक है, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल ठीक है ना, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है ना, इसके बाद नेक्स्ट देखो बच्चों, ये वाला पॉइंट बिल्कुल सही है, इसको साइड करेंगे। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कैन इंटरफेयर विथ O2 बाइंडिंग, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि PCO2 डिपेंड करती है ऑक्सीजन के बाइंडिंग पे, ये भी बिल्कुल सही है। हायर H+ कंसंट्रेशन इज फेवर, फेवर का मतलब होता है साथ साथ, फॉर्मेशन ऑफ, बिल्कुल गलत है बच्चों। ऑक्सीजन का बाइंड होना हीमोग्लोबिन के साथ वो तब होगा जब कंसंट्रेशन H+ की लो होगी, ये बात है, तो ये यहाँ पर रॉन्ग है। और लो PCO2 फेवर होता है फॉर, बिल्कुल सही बात है कि लो PCO2 ऑक्सीजन को बाइंड करवाता है, तो ये सही है। अब आपसे रॉन्ग पूछा है तो यहाँ पर C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का, क्लियर, चलो बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है अपन को, रिडक्शन ऑफ पीएच, क्या दे रखा है बच्चों, रिडक्शन ऑफ पीएच ऑफ ब्लड। रिडक्शन ऑफ पीएच का मतलब एसिडिटी, याद है अपन ने बात करी थी, H+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी है ना, क्लोराइड शिफ्ट होंगे, कार्बोनेट CO2 जब कार्बोनेट आयन बन रहा था तो एसिडिटी हो रही थी, एसिडिटी मतलब एसिडिटी मतलब एसिडिक कंसंट्रेशन बढ़ रही थी और पीएच क्या हो रहा था, लो हो रहा था, बात करी थी अपन ने। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन यहाँ पर विल तब कब होगा, पहले देखते हैं। डिक्रीज द एफिनिटी हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन। अब बच्चों अगर H+ की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो क्या होगा, यहाँ पर एसिडिटी बढ़ेगी, और H+ की कंसंट्रेशन कम होगी तो बेसिसिटी बढ़ेगी। अब यहाँ पर अपन यहाँ पर ऊपर ही लिख रखा है कि अगर H+ की कंसंट्रेशन कम है तभी ऑक्सीजन बाइंड करेगा, तो ये बात बिल्कुल सही है कि डिक्रीज होगी H+ कंसंट्रेशन तभी Hb जो होगा वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, ये बात अपन ने देखी थी, ठीक है, तो ये अपने पास हो गया, ठीक है ना, ये वाला ऑप्शन सही है बिल्कुल। बाकी भी देख लेते हैं। रिलीज बाइकार्बोनेट आयंस बाय द लिवर, नहीं लिवर से कहाँ से हो गया, नहीं ब्लड से होता है ना भाई बाइकार्बोनेट आयन, ये कहाँ से, आरबीसी रिलीज करती है भाई बना के, तो रॉन्ग है बिल्कुल। रिड्यूस द रेट ऑफ हार्ट बीट, नहीं भाई हार्ट बीट का कोई रोल नहीं है यहाँ पर, ठीक है, तो बच्चा रॉन्ग है ना। रिड्यूस द ब्लड सप्लाई टू, नहीं बच्चे ये तो कोई रिलेशन ही नहीं रखते, ठीक है, तो आप अपने मतलब टॉपिक से रिलेटेड ए वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, अप्रोक्सीमेटली 70% यानी 70% CO2 एब्जॉर्ब बाय ब्लड विथ ट्रांसपोर्ट टू द लंग्स, यानी टिश्यू से लंग्स तक जा रहा है, 70% किसके थ्रू जाता है, बाय कार्बोनेट आयन, ए ऑप्शन इज करेक्ट, देखने की भी जरूरत नहीं बाकी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, अ लार्ज प्रोपोगेशन पर, देखना आप इसे ना कितने क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन आगे आते हैं। प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन रिमेन अनयूज्ड रह जाती है इन द ह्यूमन ब्लड इवन द अपटेक बाय द बॉडी टिश्यू। बच्चों ऐसा होता है, देखो बच्चों बॉडी में कितना है आप O2 CO2 ट्रांसपोर्ट कर दो, लेकिन कुछ मात्रा में ब्लड के अंदर ऑक्सीजन हमेशा रहेगा, वो इसलिए रहता है ताकि आपके मस्कुलर एक्सरसाइज में आगे काम आ सके, क्योंकि आपको पता है जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब करते हैं जब आप ज़्यादातर मसल कॉन्ट्रैक्ट करवाते, जब आप डेली वर्कआउट करो, एक्सरसाइज करो, तब इस कंडीशन में आपको देखने को मिलता है, ठीक है, तो उस समय ऑक्सीजन आपकी यूज आ जाती है, तो इसलिए ऐसा करने को देखने को मिलता है, ठीक है, तो ए ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है बल्क का मतलब है ज़्यादातर मात्रा में जो CO2 होता है रिलीज होती है बॉडी से टिश्यू के अंदर, वो किसके थ्रू जाती है, यहाँ पर ऑप्शन को, हाँ किसकी थ्रू जाती है, बाइकार्बोनेट SCO3 माइनस, अरे मैंने आपको बताया था एन प्लाज्मा एंड आरबीसी, ठीक है, तो ऑप्शन का देखो ये वाला रॉन्ग है। 70% कार्बन नहीं भाई 25% तक बनता है सिर्फ, ये रॉन्ग है, और कार्बन नहीं, ये भी गलत है, तो ये भी रॉन्ग है इसके हिसाब से, ठीक है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, व्हाट इज ट्रू अबाउट आरबीसी इन ह्यूमन, आरबीसी के बारे में अपन को चर्चा करनी है। देख रही है 20 से 25% ऑफ CO2, थोड़ा सही लग रहा है मेरे को, हाँ बिल्कुल सही है भाई, अरे आरबीसी CO2 को 25% तक तो ही ट्रांसपोर्ट करती है, सही है ना भाई। दे ट्रांसपोर्ट 91, नहीं भाई नहीं, 99% दे ट्रांसपोर्ट, 99% नहीं भाई 97%, मैंने बोला था ना आपको नंबर पे ध्यान रखेंगे, तो ये रॉन्ग है, ठीक है। दे ट्रांसपोर्ट 80% ऑफ ऑक्सीजन एंड नहीं, बिल्कुल रॉन्ग है, तो वैसे ही रॉन्ग हो गया। और दे डू नॉट कैरी CO2 एट ऑल, ये कोई कैरी नहीं करती है, तो बिल्कुल कहते हैं भाई करती है भाई 25% तो करती है, तो यहाँ पर 27 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखो कितने क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन में से सारे क्वेश्चन CO2 से रिलेटेड थे, जो मैंने आपको चीज़ बताई थी और मैंने आपको बोला था कि इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है, अगर फिर भी नहीं देखो तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाँ, द हीमोग्लोबिन ऑफ एन ह्यूमन फीटस, फीटस बच्चे, फीटस की स्पेलिंग आई थिंक मेरे हिसाब से गलत लिख रखी है, ये होती है फीटस की स्पेलिंग, ठीक है। फीटस मतलब बच्चा, बिल्कुल हो ना, जब बेबी होता था। हैज़ ओनली 2% यूनिट हायर एफिनिटी, बच्चों देखो ब्रीदिंग जो होती है बच्चों की ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एडल्ट, ठीक है। तो ध्यान रखना उनकी जो एफिनिटी होती है ऑक्सीजन की जुड़ने की वो भी ज़्यादा होती है, तो इसका आंसर बी आएगा, ठीक है। कैसे याद रखोगे बच्चे, ज़्यादा जल्दी सांस लेते हैं बच्चों। एडल्ट की ब्रीदिंग रेट कितनी होती है, 12 से 16 टाइम्स पर मिनट, यही होती है ना। बच्चों की इससे ज़्यादा होती है, 16 से ज़्यादा होती है बच्चों की, 16 से ज़्यादा होती है बच्चों, ध्यान रखेंगे इस बात की, है ना। इनकी ब्रीदिंग रेट ज़्यादा होती है, इसका मतलब ये ज़्यादा एफिनिटी शो करेंगे किसके मुकाबले, एडल्ट के मुकाबले। तो यहाँ पर भी ऑप्शन, यहाँ भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे जैसे एडल्ट होते जाते हैं बुद्धि भ्रष्ट होती जाती है और एफिनिटी जो होती है ब्रीदिंग की वो कम हो जाती है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजोरिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, देखो फिर वही क्वेश्चन, मेजोरिटी मतलब ज्यादातर CO2 प्रोड्यूस बाय द सेल ट्रांसपोर्ट टू द लंग्स किसके थ्रू होता है, एज बाइकार्बोनेट आयन, वही बात बोली अभी अपन ने, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, वही आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, हीमोग्लोबिन इज अ टाइप ऑफ, हीमोग्लोबिन क्या, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, अभी बात करी थी अपन ने, क्या होती है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, ठीक है। स्किन पिगमेंट है मेलानिन, कार्बोहाइड्रेट होता नहीं है, ये प्रोटीन होता है। अगर यहाँ पर प्रोटीन भी होता तो सोच में पड़ जाते बच्चे, अगर यहाँ प्रोटीन के साथ साथ रेस्पिरेटरी पिगमेंट आता तो आप रेस्पिरेटरी पिगमेंट को क्या करते, प्रीफर करते। प्रोटीन भी होता है बच्चों, लेकिन देखो प्रोटीन दिया नहीं है ना, आंसर सही है। यहाँ प्रोटीन दे सकता था स्किन पिगमेंट की जगह, लेकिन नहीं दिया क्योंकि दोनों आंसर सही है, ठीक है, समझो बात को ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, हाउ टू ट्रांसपोर्ट O2 CO2 प्लाई है, अरे फिर आ गया क्वेश्चन। तो देखो कैसे होता है, किसके थ्रू होता है, WBC नहीं, प्लेटलेट्स नहीं, WBC नहीं, RBC और प्लाज्मा के थ्रू होता है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एट हाई एल्टीट्यूड, यानी जब अपन चट्टानों ऊपर की तरफ जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड की तरफ जाते हैं, तो बच्चों देखो जब अपन जैसे मान लो पहाड़ है, ठीक है, तुम यहाँ हो और तुम ऊपर की तरफ चढ़ना चाह रहे हो, चढ़ते हो भी हो तो तुम्हारी सांस फूलती है, क्यों, क्योंकि बच्चों ऊपर की तरफ जो ATM प्रेशर होता है, ATM प्रेशर जो होता है वो बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल एल्टीट्यूड में, ठीक है। यहाँ ATM प्रेशर उसके कंपेरिजन में ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ कम होता है। अब आपको पता है अगर ATM प्रेशर कम होगा तो इनहेल करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि अगर बाहर की प्रेशर कम होता है तो फिर इनहेल करने में दिक्कत आती है ना, मैंने पढ़ा था। तो बच्चों क्या होता है, जो RBC होता है ना उसको ऑक्सीजन को ज़्यादा बाइंड करवाने के लिए अपने साइज को यानी डिवीजन करता है, ये क्या करता है, डिवीजन करता है, हाथों हाथ फटाफट, जिससे क्या होती है RBC ये बहुत सारी संख्या में बढ़ जाती है, तो इसका आंसर आएगा इंक्रीज इन नंबर। तो इस RBC का जो नंबर होता है बच्चों वो ज़्यादा होता है, क्यों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आए, नहीं ज़्यादा ऑक्सीजन को एक्यूमुलेट करके ज़्यादा से हीमोग्लोबिन बने, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बॉडी तक पहुँच सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल्थ्रो मच CO2, ऑल्थ्रो मच वही आ गया ज़्यादा, कैरिड आउट बाय दैट द ब्लड डज नॉट एसिडिक, क्यों नहीं होता, जब CO2 ज़्यादातर मात्रा में ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है तो फिर ब्लड एसिडिक क्यों नहीं होता है, ठीक है, डज नॉट एसिडिक, क्योंकि आपको पता है CO2 जो होता है वो एक एसिडिक नेचर होता है, लुइस एसिड कहलाता है शायद मेरे हिसाब से, हाँ मैम हाँ, ठीक है, क्योंकि बच्चों मैंने आपको बताया था जब अगर ऐसा होता है तो ब्लड खुद ब खुद उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, तो ना तो एसिडिक होने देता है ना बेस होने देता है, तो उसको अपन बोलते हैं बफर सॉल्यूशन बनना, तो ब्लड एक बफर सॉल्यूशन है एक तरीके का, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। बफर क्या होता है, केमिस्ट्री में पढ़ता हूँ तुम, क्या होता है बफर, जब ना तो एसिडिक हो ना बेसिक हो, है ना, बफर सॉल्यूशन बनना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय अ ब्लड टू द, अरे फिर आ गया ये क्या क्वेश्चन होगा, इन कॉम्बिनेशन हीमोग्लोबिन नहीं, ओनली नहीं भाई, इंडिजोन नहीं, इन द फॉर्म ऑफ हार्बन आयन, बिल्कुल है ना, ये वाला सही लग रहा है मेरे को, और भी देख लेते हैं। और दूसरा क्वेश्चन कौन सा है अपने पास, सी वाला सही है, एज कंपेयर नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, तो ये गलत ये गलत, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही है, ठीक है। अरे समझ में आया ना, वही बात है, वही देखो अब तुम देख लो कितने 5 से 6 क्वेश्चन तो बाइकार्बोनेट आ रहा, इससे ही आ गए, फिर भी तुमसे नहीं होता तो कुछ नहीं हो सकता फिर तुम्हारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, CO2 इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम टिश्यू टू रेस्पिरेटरी सरफेस, अरे राम ये फिर आ गया, बाय किसके थ्रू होता है, इरिथ्रोसाइट और प्लाज्मा के थ्रू, सिर्फ प्लाज्मा नहीं, सिर्फ इरिथ्रोसाइट नहीं, ल्यूकोसाइट नहीं, प्लाज्मा और इरिथ्रोसाइट यानी RBC, बात वही है, RBC का दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट, समझ में आ गया। अब तुम देख लो क्वेश्चंस कैसे आए हैं, अब फिर भी नहीं कर पाओ तो कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, ठीक है। चलो अब फटाफट देख लेते हैं, रेगुलेशंस ऑफ रेस्पिरेशन, रेगुलेशन कैसा होता है, रेगुलेट कैसा होता है अपनी बॉडी में वगैरह वगैरह फलाना ठिकाना, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ, अपनी बॉडी में 4 ऐसे होते हैं, देखो मैं आपको बताती हूँ, अपने ब्रेन के अंदर अपने माथे में एक सेंटर होता है बच्चों, मेडुला ऑब्लिंगेटा। बच्चों देखो अपनी बॉडी में जितने भी इनवॉलेंटरी जो ऑर्गन्स होते हैं, जिन वो डायरेक्शंस करते हैं, उनका मेन सेंटर कंट्रोल करने का वो कहाँ होता है, ऑब्लिंगेटा, मेडुला ऑब्लिंगेटा में ही होता है। तो मेडुला ऑब्लिंगेटा जो होता है वो क्या करता है,
यहाँ पर रेगुलेट करता है इसको, क्या करता है बच्चों, ब्रीदिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है। अब आप लोगों में फिर पोन्स क्या करने आता है, तो बच्चों ये तो हो गया पहला, है ना। दूसरा एक और होता है बच्चा पोन्स वेरुलाई या पोन्स रीजन। तो बच्चों पोन्स रीजन जो होता है अपने ब्रेन में, वो क्या करता है बच्चों, वो मॉडरेट करता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉडरेट, बच्चों को यही कंफ्यूजन रहता है पोन्स और मेडुला। ऑप्शन में अगर आपके पास ध्यान से देखो तो बच्चों मेडुला तो होता है वो रेगुलेट करता है, ठीक है, रेगुलेट मतलब कि कैसे चल रहा है कैसे नहीं, कि ब्रीदिंग कैसे चल रही है। और पोन्स मॉडरेट करता है, अगर ज़्यादा हो गया तो कम करेगा, कम होगा तो ज़्यादा करेगा, मीडियम वाइज करेगा, ठीक है। और तीसरा होता है बच्चों कीमोसिंथेटिक, कीमो सेंसिटिव एरिया। कीमो सेंसिटिव एरिया भी होता है, अपने रीजंस होते हैं, ठीक है, जो एक तरीके के ऐसे एरियाज होते हैं जो भी रेगुलेट करने का काम करते हैं ना बॉडी के अंदर। और एक फोर्थ होता है अपने पास कैरोटिक रीजन, कैरोटिक रीजन एक आयोटिक रीजन भी होता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर काम की बात ये है, तो ये 4 तरीके के रीजन है जो अपनी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन की रिदम को कंट्रोल करते हैं। लेकिन अब मेन बात ये है बच्चों, इन सभी का कोई लेना देना नहीं है ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन पर। ये आता है क्वेश्चन, अभी अपन क्वेश्चन करेंगे तो देखना, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़े कम हो कोई फर्क नहीं पड़ता इन चारों को, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीडेशन कोई फर्क नहीं पड़ता है साइमल्टेनियसली, बिल्कुल मतलब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन पे कोई डिपेंड नहीं करता इन चारों के रेगुलेशन पे। सिर्फ CO2 H+ टेम्परेचर और CO2 की कंसंट्रेशन पे डिपेंड्स करता है। ये है सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये बात ध्यान, अब आपको क्वेश्चंस देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। व्हेन यू होल्ड योर हेड ब्रीथ, जब तुमने सांस को रोक के रखते हो, सांस ले लो, रोक ली तुमने एकदम से, वो जो तो फिर गैलेस फर्स्ट लीडिंग टू अर्ज, और मतलब जब तो बाहर निकालते हो तो क्या होता है। तो बच्चों आपने कभी नोटिस करा कि जब आपने एकदम से सांस लेते हो रोक के रखते हैं तो अब सांस ज़्यादा निकलती है। अब जब सांस ज़्यादा निकलेगी तो CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ेगी, तो CO2 राइज होता है। तो यहाँ पर आंसर आएगा डी ऑप्शन इसका। अब तो अरे तो इसको रटने की जरूरत नहीं है, सोच के देखो, तुम एक होल्ड करके देखो तो तुम्हारी सांस बाहर एकदम से ज़्यादा निकलती है। तो इसको जो चीज़ बाहर निकलती है, आपको पता है ब्रीदिंग के अंदर जो गैस बाहर निकलती है उसको अपन CO2 बोलते हैं, है ना। तो ऑब्वियसली यहाँ पर CO2 कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेस्पिरेटरी सेंटर, रेस्पिरेट देखो आ गया, रेस्पिरेटरी सेंटर विच कंट्रोल इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। मैं अभी बोला है कि रेगुलेशन भले कौन करेगा, मेडुला ऑब्लिंगेटा, तो आंसर क्या आएगा, बी आएगा। यहाँ पर अगर दे दे मॉडरेट तो देखो यहाँ पर देखो, दूसरा देखते हैं, है ना, विच सेज रेगुलेट, फिर ये रेगुलेटर, रेस्पिरेशन इज लोकेटेड इन द मेडुला ऑब्लिंगेटा। अब देख लो 94 में 99 में ये क्वेश्चन ही आ रखा है, समझ में आ गया। अगर मॉडरेट का बोले, ठीक है, तो आपको बताना है पोन्स वेरुला या पोन्स रीजन, ठीक है, क्लियर हो गया। तो देख लो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, वो पैराग्राफ दे रखा है एक छोटा सा एनसीईआरटी में, उसकी चारों बातें मैंने तुमको बता दी, एक तो पोन्स वाली, एक मेडुला वाली, एक कीमोसेंसिटिव एरिया और एक कैरोटिक रीजन। कैरोटिक रीजन में आपको एक लाइन दे रखी है कि CO2 कंसंट्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसऑर्डर आपको देख लेते, फटाफट देख लेते बच्चों। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर बच्चों आपके देखो, एक तो होता है अस्थमा, एक होता है एम्फाइजीमा, है ना, और एक होता है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। अभी क्या होता है मैं फटाफट समझा देती हूँ, फटाफट, है ना, तो आपको सही रहेगा, है ना। पहला है अस्थमा। अस्थमा क्या होता है, फुसफुस वाला। ये कब होता है, जब ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स में क्या होता है बच्चों, इन्फ्लेमेशन होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन का मतलब होता है सूजन आ जाना, ध्यान रखेंगे इस बात को फर्स्ट ऑफ ऑल ये। और ये अस्थमा का, ये एलर्जी के कारण भी हो सकता है, ठीक है। तो अस्थमा जो होता है नॉर्मली एलर्जी के कारण भी हो सकता है, कोई डस्ट के पार्टिकल अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चले गए तो उसके कारण क्या होता है, अपने ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंकाई में। नोट करेंगे इस बात को, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स बोला है मैंने, ना कि एल्वुलाई बोला है, यही से आता है क्वेश्चन, ठीक है। उनमें इन्फ्लेमेशन आता है, उसको अस्थमा बोलते हैं, ठीक है। दूसरा होता है बच्चा एम्फाइजीमा, ठीक है। एम्फाइजीमा जो होता है वो तब होता है जब अपन सिगरेट फूकते हैं, तुम सस्ता नशा करते हो ना, ठीक है, सिगरेट स्मोकिंग के समय। इसमें क्या होता है बच्चों, जो एल्वुलाई होती है ना, एल्वुलाई में इसका जो इसमें क्या हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इसमें सूजन आ जाती है। इसमें क्या हो जाती है, इसमें भी क्या हो जाती है बच्चों, सूजन, इसमें एल्वुलाई में सूजन आ जाती है ना, एल्वुलाई और इसमें जो ट्यूब होती है उसमें सूजन आ जाती है, इससे मोटा सा हो जाता है ये, जिस वजह से बच्चों इसका सरफेस एरिया कम हो जाता है। अब सूजन हो जाएगी तो इसका जो एरिया हो जाता है वो छोटा हो जाता है। अब आपको पता है कि ब्रीदिंग करने के लिए एल्वुलाई का सरफेस एरिया जितना ज़्यादा बड़ा होगा वो उतना ही ज़्यादा डिफ्यूजन करके ऑक्सीजन को पहुंचाएगी। अब सरफेस एरिया कम हो जाता है, सरफेस एरिया क्या हो जाता है, रिड्यूस होता है, जिससे सांस लेने में दिक्कत आती है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। तीसरा है बच्चों अपने पास ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ये होते हैं बच्चों ऑक्यूपेशन मतलब काम करते वक्त आप कुछ डिसऑर्डर होते हैं, जिसमें से आपका एक है बच्चा सिलिकोसिस,
ठीक है। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें क्या होता है ना, ऐसे डिजीज मतलब जैसे आपके डस्ट पार्टिकल हो गए, है ना, आप माइंस वगैरह में काम करते हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सिलिका डस्ट के पार्टिकल को ज़्यादा इनहेल करते हो, तो उसमें आपकी जो एल्विलाई होती है उसमें क्या फाइब्रस लेयर्स होती हैं, फाइब्रस एपिथेलियम होती है, वो है ना फाइब्रोसिस हो जाता है। फाइब्रोसिस का मतलब होता है बच्चों सूजन आ जाना, डी नेचर्ड हो जाना, डी नेचर्ड हो जाना। पहले तो सूजन आएगी और अगर ज़्यादा बढ़ गई तो ये डी नेचर्ड भी हो जाती है, तो एल्विलाई मतलब थोड़ी ख़राब सी होने लग जाती है, ठीक है। तो काम की बात क्या है, काम की बात ये है अस्थमा का रिलेशन है ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल से, एम्फाइसीमा का रिलेशन है एल्विलाई से, ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर सिलिकोसिस ये वो एक ही डिजीज़ है, ये रिलेटेड रखते हैं बच्चों फाइब्रोसिस, यानी जो फाइबर्स लेयर्स होती है लंग्स के अंदर, इसमें जो उससे रिलेटेड रखता है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चंस करते हैं, उसमें समझाऊंगी मैं आपको। फर्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू द इंक्रीज एयर बोर्न एलर्जेंस, अरे है ना, एंड पोल्यूटेंट्स मेनी पीपल्स अर्बन एरियाज आर सफरिंग फॉर द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज वीजिंग, वीजिंग मतलब सीटियाँ बजना, क्या बजना बच्चों, सीटियाँ बजना, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है इसमें, ठीक है, रिडक्शन, है ना, रिडक्शन इन द सीक्रेशन ऑफ सफोकेंट ऑफ न्यूमेटेड, ये रॉन्ग है बिल्कुल। बिनाइन ग्रोथ एंड म्यूकस लाइनिंग ऑफ नेजल कैविटी, नहीं बच्चों, ये नेजल कैविटी जो होती है उसमें म्यूकस की जो लाइनिंग होती नहीं है, वो नहीं होती। इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंका एंड ब्रोंकियल, अब बच्चों यहाँ पर सबसे पहले एलर्जी वाली कंडीशन, और एलर्जी वाली कंडीशन मैंने बताई थी अस्थमा की कंडीशन, ठीक है। अस्थमा कंडीशन होती है जब ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में क्या हो जाती है बच्चों, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉलोइंग करेक्ट रिप्रेजेंट द लंग कंडीशन इन अस्थमा एम्फाइजीमा। बच्चों देखो ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर अस्थमा में ब्रोंक्यूल्स को इन्फेक्शन हो रहा था, एम्फाइजीमा में सरफेस एरिया डिक्रीज हो रहा था एल्विलाई का, तो इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंक्यूल एंड डिक्रीज सरफेस इंक्रीज, ये भी गलत है। फर्स्ट वाला यहाँ पर ठीक लग रहा है, सेकंड ऑप्शन गलत है, इंक्रीज सरफेस थर्ड ऑप्शन गलत है, और यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन का, तो यहाँ पर ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, अभी समझाया था, सीधा सीधा है बिल्कुल। विच ऑफ द फॉलोइंग एन ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर, अभी बताया मैंने सिलिकोसिस, सिलिकोसिस एक ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, रट लो इसको, इस वाले को तो रटना ही है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज्ड मेनली बाय द सिगरेट स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग से कौन सा होता है, एम्फाइसीमा, तुम फूकते हो, सस्ता नशा करते हो, तो उससे क्या होता है, एम्फाइसीमा होता है, ठीक है। तो ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है, अरे अभी बताया था नालायको, ठीक है। नेक्स्ट है 43, अस्थमा में भी एट्रीब्यूटेड टू, अस्थमा कैसे होती है, ट्रेकिया, है ना, एक्यूमुलेटेड द फ्लूइड, नहीं बिल्कुल नहीं, इसमें भी नहीं, बैक्टीरियल एलर्जिक कंडीशन आ गया, एलर्जी, जैसे एलर्जी आ जाए तुम्हारे को अस्थमा आ जाना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम द पल्मोनरी डिजीज इन विच एल्विलरी सरफेस एरिया इन्वॉल्व इन गैस एक्सचेंज इन ड्रेस्टिकली रिड्यूस ड्यू टू द डैमेज ऑफ एल्विलरी वॉल। बच्चों एल्विलरी वॉल आ गया, तो अभी बताया था मैंने एम्फाइजीमा, ठीक है, एल्विलरी वॉल आते तुम्हारे भेजे में आ जाना चाहिए एम्फाइजीमा, ठीक है, सीधा सीधा सटीक आंसर एम्फाइजीमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट, रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, सिगरेट स्मोकिंग में लीड इन्फ्लेमेशन ब्रोंकाई, हाँ थोड़ा थोड़ा सही लग रहा है। न्यूरल सिग्नल न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, नहीं बच्चों ये वाला ऑप्शन सही था बिल्कुल, न्यूमोटॉक्सिक जो सेंटर होता है पॉन्स रीजन में होता है, सही है, बट कैन इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन, नहीं बच्चों इंक्रीज नहीं करता है यहाँ पर, ठीक है, ये डिक्रीज करता है, ठीक है, मॉडरेट करता है, कम करने का काम करता है, तो यहाँ डिक्रीज होता तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही होता, तो यहाँ पर ये बी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, इसके कारण ए ऑप्शन सही है। वर्कर इन ग्राइंडिंग स्टोन इज इंडस्ट्री में सफर लंग्स फाइब्रोसिस, ठीक है, ये बात ठीक, लंग्स ये वाला भी सही है। और नेक्स्ट आपको 90% CO2 स्केर्ड बाय, तो ये वाला गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है, हाँ तो ये ऑप्शन है ना। लास्ट टू क्वेश्चन है बच्चों, ब्लड एनालिसिस ऑफ अ पेशेंट रिवील्स एन अनयूजुअल हाई क्वांटिटी ऑफ कार्बोक्सी हीमो कंटेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन इज द मोस्ट लाइकली टू द करेक्ट, ठीक है। द पेशेंट हैज बीन द पोल्यूटेड एंड कन्वर्टेड हाई कंटेंट, ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो मैंने एक ही चीज बोली, अब तुम कैसे याद होगे, देखो यहाँ पर एक चीज दे रखी है, इनहेल पोल्यूटेड एरिया, और वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन CO2 कंसंट्रेशन इन ब्लड इंक्रीज ब्रीदिंग बिकम्स, क्या हो जाती है, फास्टर। बच्चों जब अपने अंदर सांस नहीं लेना आता है अपन को, तो अपन ब्रीदिंग रेट अपनी ज़्यादा हो जाती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को अपन क्या करें, इनहेल कर सके। तो जब भी अपन को सांस लेने में दिक्कत आती है, तो अपनी सांस फूल जाती है, तो अपन जल्दी ब्रीदिंग करते हैं, तो क्यों करते हैं, ताकि ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बढ़े और अपनी बॉडी में जा सके, ठीक है। तो ये अपने पास डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ए गलत है, बी गलत है, सी गलत है, ठीक है। तो यहीं पर ही आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हुए आपको सिर्फ एक बात बता दूं बस लास्ट, और
इस चैप्टर में सिर्फ आपको NCERT देखना है। अगर आपने देखा हो, नोट करा हो, तो NCERT से एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं आया है यहाँ पर, ठीक है। सिर्फ NCERT की लाइन से क्वेश्चन आया है, तो आप उस पर थोड़ा चर्चा कर लेना नालायक को, ठीक है। और यहीं पर ही आपका ये वाला लेक्चर समाप्त होते हुए, पढ़ते रहो। और नेक्स्ट टेस्ट जो होगा आपको पता चली गया है, ब्रीदिंग एक्सचेंज का होगा, और दूसरा कौन सा होगा, बॉडी सर्कुलेशन वाला, ठीक है। अच्छे से पढ़ना, और उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे सेम NCERT बेस्ड होंगे, ठीक है। चलो, धन्यवाद आपका बहुत बहुत।